हेलो स्टूडेंट्स, फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, एक्सपेक्टोरेंट एंड एमिटिक्स। ठीक है, तो आज हम एमिटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमिटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो जो एमिटिक्स होते हैं वो हमारे सिंपल भाषा में कहें तो वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, यानी जिनको अगर आप यूज करेंगे तो वो वोमिटिंग सेंटर को आपके ट्रिगर करेंगे और उल्टी लाने का काम करेंगे। ठीक है, तो वोमिटिंग जनरली हम किन केसेस में इंड्यूस करने का काम करते हैं? अगर कोई भी पेशेंट होता है, अगर उसने पॉइजन ले लिया है तो उस कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि पॉइजन उसकी बॉडी से जितनी जल्दी से जल्दी हम बाहर निकाल सकें, और उसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका हम लोग को दिखाई देता है कि अगर हम पेशेंट को उल्टी करा देंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी, तो साथ में साथ उसका पॉइजन भी बाहर आ जाएगा। तो एमिटिक्स हमें इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी अनवांटेड या हार्मफुल केमिकल चला गया है, पॉइजन चला गया है, तो हम उसको वोमिट आउट करा करके बाहर निकाल लें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एमिटिक्स आर द ड्रग्स which gives rise to force regurgitation, या इसी को बोलते हैं इमिशन। ठीक है, regurgitation by which the content of your stomach get expelled out through oral cavity। ठीक है, तो एमिटिक्स हमारे क्या होते हैं? एमिटिक्स हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे रिगर्जिटेशन को या इमिशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में प्रेजेंट जो भी कंटेंट होता है वो ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग, जिसको आप लोग सिंपल भाषा में उल्टी कहते हो। ठीक है, तो ये वोमिटिंग को इंड्यूस करने वाले ड्रग होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो वोमिटिंग हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है, कौन कौन से रीजन हो सकते हैं वोमिटिंग के। तो वोमिटिंग क्या होता है? हमारे अंदर जो स्टमक में प्रेजेंट कंटेंट होता है उसका ही बाहर आना वोमिटिंग कहलाती है। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं वोमिटिंग के? तो सबसे पहले हम कॉजेज देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला कॉज क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग की बात करें हम तो फूड पॉइजनिंग। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब कोई भी एक्सेस में जो ज्यादा जिसको खाने की आदत होती है, पेट भर गया है लेकिन फिर भी खाना उन्हें खाना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग। ठीक है, बहुत स्पाइसी, ऑयली, ठीक है, जंक फूड वगैरह जो लोग खाते हैं उनके साथ भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, फास्ट ईटिंग करने वालों के साथ भी आ जाती है। फास्ट ईटिंग का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी खाना, कि खाना हमेशा बोला जाता है आराम से बैठ के खाइए, खाते समय ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खाने की कोशिश में, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ बहुत फास्ट हो गई, किसी को रुकना पसंद नहीं आता है, तो सब लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या रीजन हो सकते हैं वोमिटिंग के? कोई भी अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो जाए, यानी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी जीआईटी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई इन्फेक्शन हो जाए आपके स्टमक में, ठीक, कीमोथेरेपी वगैरह की प्रॉब्लम में आती है। कीमोथेरेपी वगैरह के केस में भी कभी कभी वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। एंजाइटी, हेडेक,
ठीक है, ये सभी आपके वोमिटिंग इंड्यूस करने के कॉजेज हैं, इनकी वजह से आपकी वोमिटिंग हो जाती है। मॉर्निंग सीकनेस भी होती है आपकी, जो प्रेग्नेंट लेडीज में आपको दिखाई देती है, मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस यानी जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा ट्रैवलिंग करते समय उनको उल्टी होने लगती है, ठीक है, तो वो भी आपके वोमिटिंग का रीजन क्या है, और वोमिटिंग आपका कैसे होता है, हम लोग अभी उसके एक्शन को देखेंगे कि कैसे वोमिटिंग इंड्यूस होती है। तो ये आपके बहुत से रीजन है जो वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर थे या कॉजेस थे जो हमारी वोमिटिंग को इंड्यूस करने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कोई ना कोई रीजन है वोमिटिंग के लिए। तो इससे हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि वोमिटिंग इज नॉट अ कंडीशन बट रेदर अ सिम्टम्स ऑफ अदर कंडीशंस। यानी वोमिटिंग खुद एक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये दूसरी बीमारियों के लिए एक सिम्टम की तरह, लक्षण की तरह होता है। आपकी बॉडी में वोमिटिंग कब आती है? जब आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल अनवांटेड चीज आती है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो बॉडी उसको क्या करती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में चला जाता है जिसको हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उल्टी के फॉर्म में वो ओरल कैविटी के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो जो हमारे एमेटिक्स होते हैं इसी प्रोसेस को इंड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ एमेटिक्स देख लेते हैं कि एमेटिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, जो हमारे एमेटिक ड्रग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लोकल एक्टिंग, लोकली एक्टिंग एमेटिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। जो लोकली एक्टिंग एमेटिक्स होते हैं ये जनरली करते क्या है कि जो आपकी जीआईटी होती है उसमें इरिटेशन को, जीआईटी इरिटेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पेट में कोई भी ऐसा चला गया है, इन्फेक्शन हो गया, या फिर खाना जो पॉइजन है, आपने कोई भी फूड प्रोडक्ट जो लिया है वो आपका पॉइजनस हो गया, खराब हो चुका है, लेकिन आपने खा लिया है, या फिर हो सकता है ओवर ईटिंग कर लिया आपने, जिसको आपकी बॉडी जो है अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है, इरिटेशन कॉज हो जाता है लोकल एरिया में, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ ओरल कैविटी के थ्रू आ जाता है, ठीक है। तो लोकली एक्टिंग में हमारी जीआईटी इरिटेशन कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक का कंटेंट जो होता है ओरल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाता है। इसमें हमारे बहुत से ड्रग होते हैं, कुछ नेचुरल भी आते हैं, जैसे मस्टर्ड वगैरह, ये जनरली लोग यूज भी कर लेते हैं। मस्टर्ड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी लोग यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा नमक घोल के पिला दो तो भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट भी यूज होता है, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं एमेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है आपका सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स। सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स में होता क्या है, इस कैटेगरी में जो ड्रग आते हैं आपके, वो आपके मेड्यूला ओब्लंगाटा पे जाकर के एक्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता ही है आपका कि आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके हाइंड ब्रेन का जो पोर्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आपके वोमिटिंग सेंटर होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा में आपके वोमिटिंग सेंटर या फिर CTZ रिसेप्टर होते हैं, जिसको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहा जाता है। अभी हम प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जो सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स होते हैं वो आपके CTZ रिसेप्टर पे जाकर के एक्टिवेट होते हैं, और वो फिर जाकर के आपका वोमिटिंग को इंड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके जो लोकल थे ये GIT इरिटेशन कॉज कर रहे थे, और ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट CTZ रिसेप्टर, CTZ रिसेप्टर,
ठीक है। होता क्या है, कभी कभी आप लोग देखते हो कभी बैड स्मेल कोई आती है, कहीं भी आप जाते हो अगर वहां पे खराब गंदगी रहती है तो आपको बुरी स्मेल आती है। किसी भी ड्रग की वजह से अगर कोई आपकी बॉडी में एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई आपने फूड पॉइजनिंग मटेरियल आपने ईट कर लिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है कि आपकी जो CTZ रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और आपके बॉडी में जो अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स गया है, जो हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो जो हमारे सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स होते हैं, इसमें जो हमारे एग्जांपल आते हैं मॉर्फिन, ठीक है, ये इसमें एग्जांपल्स आपके आते हैं। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एमेटिक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग की, कि वोमिटिंग कैसे इंड्यूस होती है, क्या रीजन है वोमिटिंग का। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, तो होता क्या है, जनरली वोमिटिंग क्यों आती है। कभी क्या होता है कि आपने बैड स्मेल कुछ कर लिया, आपके बॉडी में कुछ अनवांटेड केमिकल्स चले गए, पॉइजन चला गया कोई, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि मैंने अभी बताया था कि आपकी जो मेड्यूला ओब्लंगाटा होती है, हम लोग यहाँ ब्रेन की पूरी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो मेड्यूला ओब्लंगाटा में आपके वोमिटिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये ठीक है, तो यहाँ पे आपके वोमिटिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, CTZ रिसेप्टर। तो होता क्या है, कोई भी बैड स्मेल गई, बैड स्मेल, ठीक, आप मोशन सिकनेस की कंडीशन में भी यही होता है, मोशन सिकनेस, ठीक है, या फिर आपके मान लीजिए GIT ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहां से GIT इरिटेशन होता क्या है, यहाँ पे आपका 5-HT, ठीक है, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या सेरोटोनिन यहाँ से रिलीज होता है, जो आपके वोमिटिंग सेंटर पे जाकर के एक्ट करता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही ये जाके आपके वोमिटिंग सेंटर पे एक्ट करता है, आपके जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वोमिटिंग कॉज होने के लिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना ही रीजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए जैसे ही आपके जो CTZ का मतलब है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, CTZ जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं, कोई भी बैड स्मेल कोई गई या आपकी बॉडी में कोई भी आपके स्टमक में अनवांटेड चीज चली गई जिसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करना चाह रही है, तो उस कंडीशन में आपकी GIT क्या करती है, 5-HT यानी 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिलीज करती है। ठीक है, रिलीज करने से ये क्या होता है, आपके CTZ पे जाकर के वहां पे मैसेज पहुंचता है कि हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड चीज आ गई है, तो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट होकर के ये क्या करता है, किसको एक्टिवेट करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जैसे ही ये एक्टिवेट करता है, इसके बाद क्या होता है, ये स्टिमुलेट कर देता है सलाइवेशन को। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इंक्रीज कर देता है या स्टिमुलेट कर देता है सलाइवेशन को। आप लोग इसको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि जब वोमिटिंग वगैरह आती है तो वाटरी माउथ होना शुरू हो जाता है, सलाइवा बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपके इंक्रीज कर देता है सलाइवेशन को या फिर इंड्यूस कर देता है सलाइवेशन को। इसके बाद होता क्या है कि जो आपकी पाइलोरिक इंस्फिक्टर मसल होती हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है,
जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल होती है जो आपके स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में होती है, जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में आपके फूड प्रोडक्ट को गार्ड करने का काम करती हैं। क्योंकि आप जानते हो जैसे ही आप पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हो, आपके माउथ से ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक, स्टमक से फिर आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीजें आती हैं आपको, ठीक है। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल होती है वह आपके स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में एक्ट करती है, ठीक है। फूड प्रोडक्ट को यूनिडायरेक्शन फ्लो कर देती है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में अनवांटेड चीजें पहुंचती है तब इसका दोबारा से काम शुरू हो जाता है रिलैक्स होने का। तो जैसे ही सलाइवेशन इंक्रीज होता है तो आपकी पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल भी रिलैक्स हो जाती हैं। ये भी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स मतलब कि पहले प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी, इनको अपनी ड्यूटी पता थी कि ऊपर से खाना आएगा तो हमें नीचे की तरफ भेजना है, ठीक है। अब इनको ये मैसेज मिला है कि नहीं, खाने के साथ हमारे कुछ अनवांटेड चीज आ गई जो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, तब ये रिलैक्स हो जाती है क्योंकि इनको वापस भेजना है उसे, ठीक है। तो ये रिलैक्स हो जाती है और जो प्रेशर होता है तब आपके लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, वो बढ़ जाता है, और जो आपका अपर थोरैसिक रीजन होता है वहां पे आपका प्रेशर कम हो जाता है। तो नीचे से प्रेशर अप्लाई होता है और थोरैसिक ऊपर आपका प्रेशर कम ही हो गया, तो ओरल कैविटी के थ्रू आपका जो स्टमक में कंटेंट होता है वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होती है। रिलैक्स होकर ये करती क्या है, जो प्रेशर होता है आपके एब्डोमेन का वो लोअर एब्डोमेन का बढ़ जाता है। तो एब्डोमिनल मसल जो होती है आपकी, एब्डोमिनल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अनवांटेड कंटेंट होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। कंटेंट एक्सपेल्ड आउट थ्रू, और आएगा कहां से, ओरल कैविटी के थ्रू ओरल कैविटी, ठीक है। जैसे ही आपकी पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होती है, आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है, और आपका जो थोरैसिक रीजन होता है, ठीक है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका अनवांटेड मटेरियल, जो अंदर गया हुआ कंटेंट जो अंदर गया है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बाहर की तरफ ढकेल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, जिसको हम लोग वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो स्फिंक्टर मसल होती है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दे रही हूँ। मान लीजिए ये ऊपर से आता है आपका ओएसोफेगस, ये आपका स्टमक, ठीक है, यहाँ पे आपका ओएसोफेगस, ठीक है, ये आपका स्टमक, ठीक है, ये यहां से आपका ड्यूडेनम शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां मैं लिख दे रही हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा, ड्यूडेनम, ठीक है। तो जो इन स्फिंक्टर मसल्स होती हैं आपकी यहीं पे एक्ट करती हैं, ठीक है, जो स्फिंक्टर मसल्स होती है यहीं पे एक्ट करती है। लोअर स्फिंक्टर मसल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही फूड प्रोडक्ट ऊपर से फूड पाइप से होते हुए ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, स्टमक से फर्दर यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स ओपन होती हैं और ये फूड को आगे ड्यूडेनम देन स्मॉल इंटेस्टाइन आगे भेजती रहती हैं। लेकिन वोमिटिंग जब होने की कंडीशन आती है तब ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। एक जैसे वॉल्व होता है ना कि वॉल्व जब ऊपर से ऐसे खाना आ रहा है तो वॉल्व अपनी जगह पे फिट है, वो खुल रहा है, अंदर खाना जा रहा है, लेकिन नीचे से खाना ऊपर की तरफ नहीं जाने देता है वो। लेकिन वोमिटिंग इंड्यूस जब होती है तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है और नीचे से जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना मतलब शुरू कर देता है, तो खाने को ऊपर की तरफ फोर्स करता है, जिसकी वजह से आपकी वोमिटिंग इंड्यूस होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका एमेटिक्स। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके साथ साथ एक दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है एक्सपेक्टोरेंट। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए अब हम एक्सपेक्टोरेंट्स देखते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये यूज होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ स्प्यूटम फ्रॉम योर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। यानी आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जब कभी क्या होता है कि स्प्यूटम यानी बलगम
आपको खांसी होती है, खांसी जब होती है तो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कभी उसमें जकड़न सी हो जाती है। खांसी भी आपकी दो टाइप की होती है, ड्राई कफ भी होता है लोगों को और बलगम वाली खांसी भी होती है। तो ड्राई कफ में होता क्या है कि आपको गले में बहुत खराश होती है, लेकिन आपको स्प्यूटम फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी बलगम नहीं बनता है उसमें, लेकिन गले में आपको खराश होती रहती है, ऐसे लगता है कि गले में कुछ चुभ रहा है, गड़ रहा है, इस टाइप की आपको दिखाई देती है प्रॉब्लम, ठीक है। और उसकी वजह से आपको खांसी आती रहती है, इरिटेशन की वजह से। और खांसी होने का रीजन क्या है कि जैसे हम लोग एमिटिक्स पढ़ रहे थे, तो कोई एलर्जी हो जाती है तो आपकी बॉडी से वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालती है, तो वैसे ही जब ये खांसी होती है तो आपके गले में जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कोई भी मान लीजिए बाहर आपके एनवायरमेंट में कितने सारे पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन है, सब कुछ, हर तरफ डस्ट पार्टिकल है, बहुत टाइप के गैसेज है, हर तरफ इन्फेक्शन एक तरह से देखा जाए तो घूम रहा है। तो जब आपकी बॉडी में एलर्जी यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एलर्जी हो जाती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो खांसी को प्रोड्यूस करता है। तो खांसी आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है या डस्ट पार्टिकल ही कोई जाकर के फंसा हुआ है तो उसको वो बाहर निकालें, ठीक है। तो वो ड्राई खांसी के भी फॉर्म में आती है और आपके बलगम वाली भी, जब कफ जमा हो जाता है। और कफ क्यों जमा होता है कि जब वही डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी में ज्यादा मतलब एक तरह से आ जाते हैं तो आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो म्यूकस सिक्रेट करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से म्यूकस ज्यादा हो जाने की वजह से आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कंजेशन हो जाता है, जाम हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो वही खांसी के फॉर्म में उस बलगम को बाहर निकालने के लिए ही हम एक्सपेक्टोरेंट को यूज करते हैं, ठीक। तो आपके जनरली जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सेडेटिव्स होते हैं और एक स्टिमुलेंट्स होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टोरेंट कितने टाइप होते हैं। तो ये दो टाइप के हैं, सेडेटिव और दूसरा है स्टिमुलेंट, ठीक है, सेडेटिव्स या स्टिमुलेंट्स। जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं वो आपके दो टाइप से काम कर सकते हैं। आपके मान लीजिए कंजेशन हो गया है आपकी बॉडी में, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बलगम जमा हो गया है, तो जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं या तो करते क्या है कि आपका जो स्प्यूटम है उसको डाइल्यूट कर देंगे, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां बढ़ा देंगे, और जब विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी तो वो इजिली आप खांस के कफ करके उसको बाहर आप निकाल देते हो। तो पहला तो काम ये कर सकते हैं कि उसको वो उसके विस्कोसिटी को कम कर दें, और दूसरा काम आपके जो एक्सपेक्टोरेंट है वो दूसरा ये कर सकते हैं कि आपका जो बलगम है, जो स्प्यूटम है, उसमें वाटर कंटेंट को बढ़ा के उसके वॉल्यूम को भी बढ़ा दें, ठीक है। वॉल्यूम को भी बढ़ा देने से क्या होता है कि कफ के थ्रू वो बाहर आ जाता है। तो ये दो टाइप का काम आपके एक्सपेक्टोरेट करते हैं। पहला क्या है कि उसके विस्कोसिटी को, स्प्यूटम की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, और दूसरा काम करते हैं आपके जो बलगम होता है, स्प्यूटम होता है, उसमें वाटर कंटेंट को रिलीज करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों तरीके आपके फायदेमंद होते हैं, दोनों तरीके से स्प्यूटम बाहर आपका आ जाता है, ठीक। तो अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, सेडेटिव्स और स्टिमुलेंट्स। जो सेडेटिव टाइप्स के आपके जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, जनरली ये जीआईटी इरिटेशन को इंप्रूव कर देते हैं, यानी जीआईटी के सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, ये आपके जीआईटी सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं। और जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रोंकिया में जो आपका स्प्यूटम आके फंसा हुआ है उस पे डायरेक्टली काम करके आपके स्प्यूटम को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेडेटिव और स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो कि एक्सपेक्टोरेंट ही है, आपके बलगम को ही निकालने का काम करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो आपके जो ड्रग होते हैं वो आपके अमोनियम क्लोराइड भी यूज होते हैं और आपका पोटेशियम आयोडाइड भी यूज होता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एमिटिक्स और आपके एक्सपेक्टोरेंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस पूरे चैप्टर में यानी एक्सपेक्टोरेंट और एमिटिक्स में जो आपको ड्रग पढ़नी है वो 3 ही ड्रग पढ़नी है। पहली है आपकी अमोनियम क्लोराइड, और दूसरी है आपकी पोटेशियम आयोडाइड, और तीसरी है आपकी एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट,
जिसको हम लोगों ने अभी देखा था एमेटिक्स की कैटेगरी में, ठीक है। यानी एमेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट में आपको ये 3 ड्रग्स पढ़नी है, ठीक है, जिनके आपके थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शन यूजेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। तो यूजेस आपको पढ़ लेने हैं। इसमें आपके जो एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट होता है वो आपकी इमेटिक्स में यूज होता है, इमेटिक की कैटेगरी में आता है। जो अमोनियम क्लोराइड होता है, आपको पोटेशियम आयोडाइड होता है, वो आपके एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में आता है और ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्लियर समझ लिया, 2 चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी कि एमेटिक्स क्या होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं। यानी एमेटिक्स जो हमारी बॉडी में वोमिटिंग को इंड्यूस करने का काम करेंगे और एक्सपेक्टोरेंट्स जो स्प्यूटम को रिमूव करने का काम करेंगे। यानी शरीर में बलगम अगर हो जाती है इन्फेक्शन एलर्जी के थ्रू, कफ आ जाता है तो उस कफ को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज आपको एमेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।